नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लेसन नंबर 23 से इंदिरा गांधी नहर परियोजना पढ़ने जा रहे हैं, जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से 4 नंबर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। और 2021 में इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रश्न के रूप में आने के मैं तो ये कह सकता हूँ कि 90% चांसेज बनने वाले हैं। तो 2021 में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में ये क्वेश्चन बनने वाला है, क्योंकि इससे पहले 2020 में 3 परियोजनाएं 23वें लेसन में दी हुई हैं। चंबल घाटी परियोजना दी हुई है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना दी हुई है और आपकी माही बजाज सागर परियोजना दी हुई है। तो चंबल घाटी परियोजना और माही बजाज सागर परियोजनाएं ये दोनों 2018 और 19 में आ चुकी हैं। 20 में परियोजनाओं से कोई क्वेश्चन आया नहीं है, इसलिए 2021 में इंदिरा गांधी नहर परियोजना अपने आप में से बहुत इम्पोर्टेंट मोस्ट क्वेश्चंस के रूप में ये क्वेश्चन बनने वाला है। तो आज हम इसको डिटेल से लेते हैं और बहुत ही ईजी सा प्रकार का क्वेश्चन है, जिसको 2-3 बार रिवाइज करने से ये आसानी से तैयार हो जाता है। तो आज इसके हम बात कर लेते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। सबसे पहले इंट्रोडक्टिव पार्ट की हम बात करते हैं। यह परियोजना वर्तमान समय में भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है, जिसके पूर्ण होने पर यह विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना बन जाएगी। जब यह नहर परियोजना पूरी तरह से जितनी लंबाई इसकी निर्धारित कर रखी है उतनी लंबाई तक यह बन जाएगी, तो यह विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना बन जाएगी, है ना। सबसे बड़ी नहर परियोजना बन जाएगी। इस नहर को बनाने का जो सुझाव है, यहाँ पे इसको आपको इंट्रोडक्टिव पार्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में ध्यान करना है। इस नहर को बनाने का जो सुझाव है 1948 में बीकानेर राज्य के, उस समय बीकानेर रियासत कह दीजिए या राज्य कह दीजिए, इस रूप में जाना जाता था। तो बीकानेर राज्य के तत्कालीन सिंचाई इंजीनियर, तत्कालीन का मतलब होता है उस समय के सिंचाई इंजीनियर कंवर सेन महोदय ने दिया था। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन वैसे अगर हम नॉर्मल जानना चाहें तो ये हो जाएगा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना को बनाने का सुझाव किसने दिया था? कंवर सेन महोदय ने, जो उस समय के बीकानेर रियासत के सिंचाई इंजीनियर हुआ करते थे। इन्होंने इस नहर से संबंधित विवरण अपनी इनकी पुस्तक का नाम था बीकानेर राज्य के लिए जल की आवश्यकता। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? बीकानेर राज्य के लिए जल की आवश्यकता इनकी पुस्तक का नाम था, में प्रस्तुत किया। प्रारंभिक समय में इस नहर का नाम राजस्थान फीडर रखा गया तथा 2 नवंबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, के नाम पर इसका नाम रखा गया, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के रूप में कर दिया गया। देखिए, हम यहाँ पे ये चीज़ पढ़ रहे हैं कि प्रारंभिक समय में इस नहर का नाम क्या रखा गया? राजस्थान फीडर रखा गया। और 2 नवंबर 1984 को इस नहर का नाम तत्कालीन जो उस समय के जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उसके नाम पर इसका नाम क्या कर दिया गया? इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। ये भी आपको ध्यान करना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना 40 किलोमीटर की दूरी तक, यहाँ पे गया शब्द लिख देना, कर दिया गया। ये गया शब्द है, यहाँ पे इस जगह गया शब्द है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना 40 किलोमीटर, इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है वो 40 किलोमीटर की दूरी तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे निकाली गई है। जो पाकिस्तान के साथ में लगने वाली जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उस सीमा के सहारे 40 किलोमीटर की दूरी तक ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बिल्कुल सटीक होते हुए गुजरती है। इस नहर के द्वारा थार रेगिस्तान का कायाकल्प हुआ है। थार का रेगिस्तान कह दीजिए या राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, मरुस्थलीय भाग है,
थार का मरुस्थल जो है, उस थार का जो मरुस्थल है, रेगिस्तान जो है, उसका कायाकल्प हुआ है, मतलब उसमें काफ़ी या विभिन्न प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं इस नहर के बनने के पश्चात। अतः इस परियोजना को कौन सी परियोजना को, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को राज्य की जीवन रेखा तथा मरुगंगा के नाम से जाना जाता है। राज्य की जीवन रेखा तथा मरुगंगा के नाम से जाना जाता है। इस नहर परियोजना का प्रारंभ देखिए, यहाँ पे दो नदियाँ हैं, सतलज नदी तथा व्यास नदियों के संगम पर। संगम का मतलब होता है जहाँ पे सतलज और व्यास ये दोनों ही नदियाँ सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। इन दोनों नदियाँ परस्पर आकर के एक दूसरे से ये जहाँ पे मिलती हैं, उन दोनों के संगम पर जहाँ पे इन दोनों का मिलान होता है, ये आपस में मिलती हैं, वहीं पे एक बैराज बना दिया गया। बैराज का नाम क्या है? हरिके बैराज। बैराज का नाम क्या है? बैराज का मतलब होता है डैम या बांध। तो कौन सा बांध बना दिया गया? हरिके बैराज नामक बांध से इस नहर को निकाला गया है। तो हरिके बैराज से बाड़मेर का कौन सा स्थान? गडरा रोड। बाड़मेर का कौन सा स्थान है? गडरा रोड है, जो 0 पॉइंट है। कहने का मतलब 0 पॉइंट जिसको कहा जाता है, गडरा रोड तक प्रस्तावित है। ये लास्ट इसकी लंबाई कहाँ तक होगी? हरिके बैराज से ये गडरा रोड जो बाड़मेर का है, वहाँ तक इसका लास्ट पॉइंट होगा। वर्तमान समय तक इस नहर का समाप्ति बिंदु, वर्तमान समय तक यह नहर कहाँ तक बनाई गई है? समाप्ति बिंदु कौन सा स्थान है? जैसलमेर में मोहनगढ़ तक ये कंप्लीट बन चुकी है, जिसको हम 0 पॉइंट कह रहे हैं, तक बन चुकी है। और लास्ट इसका 0 पॉइंट कौन सा होगा? समाप्ति बिंदु कौन सा होगा? गडरा रोड होगा, बाड़मेर का गडरा रोड, जहाँ तक अभी ये कंप्लीट रूप से बन नहीं पाई है। और कहाँ तक ये बन चुकी है कंप्लीट रूप से? जैसलमेर में मोहनगढ़ तक ये बन चुकी है। तो 0 पॉइंट जहाँ मोहनगढ़ तक बन चुकी है, उस बिंदु को किस नाम से जाना जा रहा है? मोहनगढ़ तक जो बिंदु है उसको 0 पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इस नहर का निर्माण कार्य 2 चरणों में संपन्न हुआ है, पूर्ण हुआ है। दोनों चरणों की कुल लंबाई मतलब दोनों चरणों में इस नहर की कुल लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर है, 649 किलोमीटर है। तथा कुल प्रस्तावित लंबाई सहित 884 किलोमीटर है। कुल प्रस्तावित लंबाई सहित 884 किलोमीटर है। जब यह नहर बाड़मेर के गडरा रोड तक बन जाएगी, तब इसकी लंबाई 884 किलोमीटर हो जाएगी, जब ये पूरी तरह से बन जाएगी। उसके बाद में इस नहर परियोजना के दोनों चरणों में 8 लिफ्ट नहरें, कितनी लिफ्ट नहरें हैं? 8 लिफ्ट नहरें हैं एवं 9 शाखाओं के द्वारा सिंचाई की जाती है। 8 लिफ्ट नहरें हैं एवं 9 शाखाओं के द्वारा सिंचाई की जाती हैं। लिफ्ट नहरें क्या होती हैं कि वास्तव में जो लिफ्ट नहरें जो हैं, पूर्व की ओर अधिक ऊंचाई होने के कारण लिफ्ट नहरों की सहायता से जल को चढ़ाया जाता है। तो लिफ्ट नहरें क्या होती हैं कि जल को उत्थान करने वाली जो मोटर सिस्टम जो लगाया जाता है, उसे हम लिफ्ट नहरें कह रहे हैं। जल को उठाने का जो काम करती हैं, लिफ्ट करने का काम करती हैं, जल को लिफ्ट करने का जो काम करती हैं। तो इस प्रकार की कितनी नहरें निकाली गई हैं? 8 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं एवं 9 शाखाओं के द्वारा सिंचाई की जाती है। 9 शाखाएँ इससे अलग अलग शाखाओं के रूप में इससे निकाली गई हैं, जिनसे सिंचाई कार्य किया जाता है। वितरिकाओं की कुल लंबाई, वितरिकाएँ होती हैं छोटी छोटी, और अन्य जो वितरिकाएँ हैं, अन्य जो शाखाएँ हैं, उन सब की कुल लंबाई कितनी है? उन सब की कुल लंबाई इसमें 9060 किलोमीटर है। कितनी है? 9060 किलोमीटर है कुल या संपूर्ण वितरिकाओं की लंबाई 9060 किलोमीटर है। इस नहर को कांडला बंदरगाह से जोड़कर छोटे जहाज़ों व नावों का संचालन करना प्रस्तावित है। अब देखिए, राजस्थान जो सरकार है, राजस्थान सरकार का जो, या यूँ कहें राजस्थान सरकार का भविष्य का जो प्रस्तावित जो प्रोग्राम है वो क्या है? इस नहर को आने वाले समय में कांडला जो बंदरगाह राजस्थान के सबसे नज़दीक बंदरगाह स्थित है, तो कांडला बंदरगाह से जोड़कर छोटे जहाज़ों व नावों का संचालन करना भी प्रस्तावित है। तो मतलब हरिके बैराज से जहाज़ या छोटी जो नावें हैं वो राजस्थान होते हुए कांडला बंदर तक
बंदरगाह तक पहुंच जाएंगे जब ये नहर कांडला बंदरगाह से जोड़ दी जाएगी उसके बाद में। अब देखिए यहाँ पे परिचय वाला बिंदु हमने पढ़ लिया। उसके बाद में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रमुख उद्देश्य हम पढ़ेंगे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के जो प्रमुख उद्देश्य हैं उनकी हम बात करेंगे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रमुख उद्देश्य, यह नहर परियोजना विश्व की सबसे लंबी निर्माणाधीन बहुउद्देशीय परियोजना है। सबसे बड़ी बात क्या है, एक तो ये बहुउद्देशीय परियोजना है जिससे अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है, साथ में ये निर्माणाधीन है, अभी ये कंप्लीट या पूरी तरह से बन नहीं पाई है। ये गडरा रोड बाड़मेर तक इसका बनना प्रस्तावित है। तो जब ये गडरा रोड बाड़मेर तक बन जाएगी तो उसके बाद में ये विश्व की सबसे लंबी बहुउद्देशीय परियोजना कहलाएगी। अभी ये निर्माणाधीन, अभी इसका निर्माण जारी है। इस नहर परियोजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है, थार के मरुस्थल को हरा भरा करना। प्रमुख उद्देश्य इस नहर परियोजना का यही है, थार के मरुस्थल को हरा भरा करना है। इसके अलावा इस नहर के द्वारा अनेक उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है। इसके अलावा इस नहर के द्वारा अनेक उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है, जैसे सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता, अब सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता इस नहर के द्वारा कितना भाग सिंचित है या कितने भाग की सिंचाई की जा रही है। यहाँ पे सिंचाई शब्द लिखा हुआ है, कितने भाग की सिंचाई की जा रही है, 18.72 लाख हेक्टेयर सिंचाई की जा रही है। ये इतनी भूमि की सिंचाई की जा रही है इस नहर के द्वारा, 18.72 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा रही है। ये भी इसी में आप ऐड कर देंगे। इसके अलावा इस नहर के द्वारा अनेक उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है, जैसे अब इस जैसे वाला जो बिंदु 1 नंबर है सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता, इसी में आप इसको जोड़ देंगे, 18 पॉइंट ब्रैकेट में आगे लिख देना, इसके आगे ऐसे ही है ना, 18.72 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा रही है। दूसरा बिंदु देखिए, पहला लाभ तो सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता हो रही है, दूसरा देखिए उद्देश्य हैं इनके पेयजल के रूप में जल की उपलब्धता, पेयजल के रूप में जल की उपलब्धता हो रही है, दूसरा उद्देश्य। तीसरा देखिए पशुपालन के लिए चारागाहों का विकास। पश्चिमी राजस्थान में जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, उन मरुस्थलीय क्षेत्रों में इस नहर के आ जाने से वहाँ पे पशुओं के लिए विस्तृत चारागाह विकसित किए जा रहे हैं। साथ में मत्स्य पालन के लिए जल की उपलब्धता, मत्स्य पालन के लिए जल की उपलब्धता हो रही है। छोटे छोटे जो पोखर हैं, तालाब हैं, उनका निर्माण किया जा रहा है और उनसे भी मत्स्य पालन की सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। साथ में 5 नंबर देखिए, वनस्पति आवरण से थार के मरुस्थल के विस्तार पर रोक। इस नहर से जल की आपूर्ति हो रही है, अब जल से वनस्पति जो आवरण है वो भी धीरे धीरे पनप रहा है। अब उससे मरुस्थल का जो प्रसार हो रहा था उसके ऊपर एकदम से रोक लग गई ना, उस रफ्तार से मरुस्थल का प्रसार नहीं हो पा रहा है क्योंकि वनस्पति आवरण धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण कार्य 2 चरणों में पूर्ण हुआ है। अगला बिंदु क्या है, जो इसके 2 चरण हैं, 2 चरणों में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण कार्य कंप्लीट हुआ है, उसकी हम बात कर रहे हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण कार्य 2 चरणों में पूर्ण हुआ है तथा इस नहर के माध्यम से राजस्थान के 8 जिलों को सिंचाई व पेयजल सुविधा उपलब्ध हुई है। 8 जिलों को सिंचाई व पेयजल सुविधा उपलब्ध हुई है और ये 8 जो जिले हैं वो पश्चिमी राजस्थान के हैं। दोनों चरणों का विवरण निम्न प्रकार से है। अब देखिए 2 चरणों में इसका निर्माण हुआ है, उन दोनों चरणों की हम बात कर लेते हैं। प्रथम चरण की हम बात करते हैं पहले। इस चरण में नहर की कुल लंबाई, प्रथम चरण में नहर की कुल लंबाई कितनी है, 204 किलोमीटर है। इस नहर में कुल लंबाई कितनी है, 204 किलोमीटर है, जिसमें से 169 किलोमीटर जिसमें से 169 किलोमीटर पंजाब व हरियाणा में, 204 किलोमीटर जो प्रथम चरण में कुल नहर की लंबाई है उसमें से 169 किलोमीटर पंजाब व हरियाणा में, 169 किलोमीटर पंजाब व हरियाणा में तथा मात्र 135
169 किलोमीटर पंजाब व हरियाणा में लंबाई है इसकी, और मात्र 35 किलोमीटर, 135 नहीं है, मात्र 35 किलोमीटर लंबाई राजस्थान में इस नहर में निर्मित है। जो निर्मित नहर को फीडर नहर के नाम से जाना जाता है। फीडर नहर के नाम से जाना जाता है। फीडर नहर किसे कह रहे हैं हम? फीडर नहर किसे कह रहे हैं हम? फीडर नहर हम नहर के उस भाग को कह रहे हैं जिससे किसी प्रकार की कोई नहर नहीं निकाली जाती है ना। तो 204 किलोमीटर में से 204 किलोमीटर जो लंबाई है उसमें से 169 किलोमीटर पंजाब व हरियाणा में है इस नहर की लंबाई, और मात्र 35 किलोमीटर जो है वो राजस्थान में इस प्रथम चरण में लंबाई है, जिसको हम राजस्थान में जो 35 किलोमीटर की लंबाई जो है उसको हम राजस्थान फीडर कह रहे हैं। और राजस्थान फीडर कह रहे हैं। फीडर नहर वह नहर होती है, अब देखिए फीडर नहर हम किसे कहेंगे? फीडर नहर वह नहर होती है जिसमें से सिंचाई के लिए वितरिकाएँ नहीं निकाली जाती हैं, जिसमें से सिंचाई के लिए वितरिकाएँ नहीं निकाली जाती हैं, उसे ही फीडर नहर कहते हैं। फीडर नहर हम उस नहर को कह रहे हैं जिसमें से सिंचाई के लिए वितरिकाएँ नहीं निकाली जाती हैं। कहने का मतलब फीडर नहर पूरी तरह से पक्की बनाई हुई नहर होती है। पक्की पूरी तरह से नहर बनी हुई होती है जिसमें से अन्य सिंचाई के लिए किसी प्रकार की कोई नहरें या वितरिकाएँ नहीं निकाली जाती हैं। इस चरण में नहर का प्रारंभ हरिके बैराज से हनुमानगढ़ जिले के मसीतावाली हेड तक है। मतलब प्रथम चरण में इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ तो हो रहा है हरिके बैराज से, बांध से हो रहा है, जहाँ पे सतलज व व्यास नदियों का संगम हो रहा है। तो वहाँ पे जो बैराज बनाया हुआ है, डैम जो बनाया हुआ है, बांध जो बनाया हुआ है, वहाँ से लेकर के हनुमानगढ़ जिले के मसीतावाली हेड तक, यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है? मसीतावाली हेड तक है। हनुमानगढ़ जिले के मसीतावाली हेड तक है। इस चरण में एक लिफ्ट नहर का निर्माण, इस चरण में प्रथम चरण की बात हो रही है। इस चरण में एक लिफ्ट नहर का निर्माण तथा 3 शाखाओं का निर्माण किया गया है। इस चरण में देखिए, एक तो लिफ्ट नहर सिर्फ एक निर्मित हुई है जिसका नाम क्या है? गंदेली साहवा लिफ्ट नहर एक बनाई गई है प्रथम चरण में, और शाखाएं कितनी हैं? 3 शाखाओं का निर्माण किया गया है। इस चरण में 345 किलोमीटर लंबी जल वितरिकाएँ बनाई गई हैं। कुल जल वितरिकाओं की लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर लंबी जल वितरिकाएँ बनाई गई हैं। ठीक है ना। द्वितीय चरण देखिए। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का दूसरा चरण देखिए। इस चरण में नहर का प्रारंभ हनुमानगढ़ के मसीतावाली हेड से, प्रथम चरण समाप्त कहाँ हो रहा है? हनुमानगढ़ जिले के मसीतावाली हेड पर समाप्त हो रहा है। तो दूसरा चरण वहीं से प्रारंभ होगा ना, हनुमानगढ़ के मसीतावाली हेड से जैसलमेर जिले का कौन सा स्थान है? मोहनगढ़, जिसको हम क्या कह रहे हैं? 0 पॉइंट कह रहे हैं, मोहनगढ़ तक है। इस चरण में नहर की कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। इस चरण में नहर की कुल लंबाई 445 किलोमीटर है तथा वितरिकाओं की द्वितीय चरण में वितरिकाओं की कुल लंबाई कितनी है? 5112 किलोमीटर है। 5112 किलोमीटर है, जिसमें से कुल सिंचाई का 30% भाग लिफ्ट नहरों के द्वारा, 30% भाग लिफ्ट नहरों के द्वारा एवं 70% भाग वितरिकाओं के द्वारा सिंचित होता है। 30% भाग जो लिफ्ट नहरों के द्वारा सिंचित होता है, और लिफ्ट नहर दूसरे चरण में कितनी है? 8 है ना, जिसमें से कुल 30% भाग लिफ्ट नहरों के द्वारा सिंचित होता है और 70% भाग वितरिकाओं के द्वारा सिंचित होता है। 256 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर है। मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? 256 किलोमीटर है। इसको तो रहने देना वैसे,
है ना। ये पेंसिल से लिखा हुआ है तो इसको आप रहने देना, ये आगे आएगा, इसको रहने देना, इसको काट देना, आप कुछ मत लिखना, इसको लिखना मत, है ना, इसको रहने देना। ये दिख रहा है वो गहरा कलर दिख रहा है, वो भी रहने देना। ये पिछली तरफ से दिखाई दे रहा है ना। प्रमुख लिफ्ट नहरें देखिए, अब प्रमुख लिफ्ट नहरों की हम बात करेंगे। 8 लिफ्ट नहरें जो हैं उसमें से प्रथम लिफ्ट नहर जो है वो आपके प्रथम चरण में आ गई है। प्रमुख लिफ्ट नहरें देखिए यहाँ पे, प्रमुख लिफ्ट नहरें। थार के मरुस्थल का ढलान पश्चिम की ओर है। थार के मरुस्थल का ढलान किस ओर है, हमने अभी ऊपर भी बात की है, जो थार का मरुस्थल है उसका ढलान तो किस ओर है, पश्चिम की ओर है। अतः अपेक्षाकृत पूर्वी जो भाग है, अभी ऊपर हमने बात की है ना, पूर्वी उच्च भागों की ओर ढलान पश्चिम की ओर है। अब पश्चिम से पूर्व की ओर आपको पानी चढ़ाना है तो आपको लिफ्ट नहरों की आवश्यकता महसूस होगी ना। अतः अपेक्षाकृत पूर्वी उच्च भागों की ओर, पूर्व की ओर जो उच्च भाग हैं, क्योंकि थार के मरुस्थल का ढलान तो पश्चिम की ओर है, अब पश्चिम से पूर्व की ओर जो उच्च भाग हैं उनकी ओर पानी पहुंचाने के लिए, 8 लिफ्ट नहरों की सहायता ली गई है। प्रत्येक लिफ्ट नहर, अब प्रत्येक लिफ्ट नहर 60 मीटर, प्रत्येक जो लिफ्ट नहर है वो 60 मीटर की ऊंचाई तक जल उत्थान करती है, जल को उठाने का काम करती है, जल को ऊपर चढ़ाने का काम करती है। जल उत्थान या जल उत्थापन का काम करती है। उत्थापन का मतलब जल को ऊपर की ओर उठाती है, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है। अब देखिए यहाँ पे जो 8 लिफ्ट नहरें हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, जिनमें से 1 नंबर जो लिफ्ट नहर है जिसका नाम है गंदेली साहबा लिफ्ट नहर, गंदेली साहबा। और यहाँ पे एक बीच में एक शब्द और जोड़ देते हैं, यहाँ पे ये वाला शब्द नौहर, जिस गंदेली नौहर को हम ब्रैकेट में लिखते हैं, जैसा ये लिखा हुआ है नौहर, गंदेली नौहर को ब्रैकेट में लिख देंगे। गंदेली साहबा लिफ्ट नहर, गंदेली साहबा लिफ्ट नहर चूरू जिले में स्थित है ये, और इसकी लंबाई कितनी है, सभी लिफ्ट नहरों में सबसे लंबी लिफ्ट नहर यही है, जो प्रथम चरण में बनी है। सिर्फ एक लिफ्ट नहर ही बनी है प्रथम चरण में, लंबाई 109 किलोमीटर है। इंदिरा गांधी की सबसे लंबी लिफ्ट नहर है, इंदिरा गांधी नहर की सबसे लंबी लिफ्ट नहर है ना। परिवर्तित नाम देके इसका चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर, चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। अब देखिए यहाँ पे इन सभी लिफ्ट नहरों को आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। इन सब लिफ्ट नहरों को आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, जैसे गंदेली साहबा, गंदेली साहबा। अब इसके ब्रैकेट में आगे यहाँ पे क्या लिखें, चौधरी कुंभाराम आर्य, और ये लिफ्ट नहर कट जाएगा, और फिर ब्रैकेट के बाहर क्या लिख देंगे, लिफ्ट नहर लिख देंगे, और डैश लगा करके कौन से ज़िले में है, चूरू ज़िले में। बस ये ज़िले सब लास्ट में अंत में आएंगे। ये इसके यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अंत में लिखना है, किसका नाम, जिले का। तो इस रूप में भी लिख सकते हैं, जैसा लिखा हुआ है वैसे भी लिखने दे, लिखा अगर आपने लिख लिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बताया उस रूप में भी आप लिख सकते हैं। मतलब पुराना नाम तो इनका क्या है, जैसे इस प्रथम लिफ्ट नहर का पुराना नाम क्या है, गंदेली साहबा लिफ्ट नहर है, और वर्तमान में इसका नाम बदल करके कौन सा कर दिया गया, चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर, चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। तो ये पुराने नाम भी आपकी किताब में दिए हुए हैं और नए नाम भी आपकी किताब में दिए हुए हैं। परिवर्तित नाम जो है, नाम बदल करके जो रखा गया है वो भी आपकी किताब में दिए हुए हैं। तो पुराने नाम ब्रैकेट के बाहर हो जाएंगे और नए नाम जो हैं, परिवर्तित जो नाम है वो ब्रैकेट के अंदर हो जाएंगे, और लास्ट में जिले का नाम लिख दीजिए। बस हो गया ना, इतना सा करना था। दूसरा लिफ्ट नहर देखिए, लूणकरणसर लिफ्ट नहर, लूणकरणसर। अब लूणकरणसर के आगे ब्रैकेट में आप क्या लिख सकते हैं, कमरसैन, और लिफ्ट नहर लिख दीजिए, जोड़ दीजिए, लूणकरणसर ब्रैकेट में कमरसैन और लिफ्ट नहर, और डैश लगा करके बीकानेर जिले में, बस हो गया। तो इस प्रकार से ये परिवर्तित लिफ्ट नहर 2 बार आ रहा है, वो भी नहीं आएगा, और लास्ट में जिले का नाम लिख दिया, लूणकरणसर ब्रैकेट में कंवरसैन, लिफ्ट नहर ब्रैकेट में सिर्फ कंवरसैन, और ब्रैकेट के बाहर लिफ्ट नहर और डैश लगा करके बीकानेर जिले में, हो गया ना। तो परिवर्तित नाम क्या है, लूणकरणसर लिफ्ट नहर को हम क्या कह रहे हैं, कंवरसैन लिफ्ट नहर कह रहे हैं, कंवरसैन लिफ्ट नहर कह रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या ध्यान करना है आपको। उसके बाद में 3 नंबर गजनेर लिफ्ट नहर, गजनेर जो है, गजनेर लिफ्ट नहर कौन से ज़िले में है, बीकानेर ज़िले में। तो गजनेर के आगे ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं आप, परिवर्तित नाम लिख देंगे, पन्ना लाल बारूपाल, गजनेर हो गया ब्रैकेट में पन्ना लाल बारूपाल, और लिफ्ट नहर ब्रैकेट के बाहर और डैश लगा करके बीकानेर, बस इतना सा करना है। ये इतना 2 लाइनों में जो
मैटर एक्स्ट्रा लिखा हुआ है उसको आप हटा भी सकते हैं और रहने दे तो कोई दिक्कत नहीं है। बदला हुआ नाम पन्ना लाल बारूपाल है, ठीक है ना। 4 नंबर देखिए, सबसे छोटी नहर है ये, सबसे छोटी नहर, ये छोटा शब्द लिखा हो ना छोटी, तो बांगड़सर लिफ्ट नहर, बांगड़सर लिफ्ट नहर। अब बांगड़सर हो गया और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे वीर तेजाजी। ब्रैकेट में बांगड़सर के आगे जस्ट क्या होगा, वीर तेजाजी, और लिफ्ट नहर एजिट रह जाएगा और डैश लगा करके बीकानेर, बस हो गया ना। और वैसे जैसा लिखा हुआ है वैसे रखना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर देखिए, कोलायत लिफ्ट नहर। अब कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है, डॉक्टर करणी सिंह। कोलायत ब्रैकेट में डॉक्टर करणी सिंह, डैश लगा करके बीकानेर लिख दीजिए, बस परिवर्तित नाम ब्रैकेट में आ जाएगा डॉक्टर करणी सिंह, और जैसा लिखा हुआ है वैसा लिखना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कोलायत लिफ्ट नहर कहाँ पे है, बीकानेर में। बदला हुआ नाम क्या है, वर्तमान नाम क्या है, डॉक्टर करणी सिंह है। उसके बाद में फलोदी लिफ्ट नहर, ये जोधपुर में है, परिवर्तित नाम क्या है, गुरु जम्बेश्वर, गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर। तो फलोदी, फलोदी के जस्ट आगे क्या आ जाएगा ब्रैकेट में, गुरु जम्बेश्वर, ये ब्रैकेट में आ जाएगा, और लिफ्ट नहर रहने देना ऐसे कैसे, और डैश लगा करके जोधपुर, बस। 7 नंबर देखिए, पोखरण, ब्रैकेट में जयनारायण व्यास, और लिफ्ट नहर एजिट रह जाएगा, डैश लगा करके जैसलमेर हो जाएगा। उसके बाद में 8 नंबर जोधपुर, ब्रैकेट में राजीव गांधी, जोधपुर के आगे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, राजीव गांधी, और ब्रैकेट के बाहर लिफ्ट नहर, डैश लगा करके जोधपुर। पोखरण जैसलमेर में है ना, पोखरण तो जैसलमेर में दिया हुआ है ना, ये रखा। इंदिरा गांधी नहर की मुख्य शाखाएं। अब इंदिरा गांधी नहर जो है उसकी मुख्य शाखाएं देख लीजिए, इंदिरा गांधी नहर की मुख्य शाखाएं देख लीजिए। एक चीज़ का ध्यान रखना, डायग्राम भी नीचे आएगा, डायग्राम में जो लिफ्ट नहरें हैं वो तो पूर्व की ओर दर्शाएंगे अपन, लिफ्ट नहरें जो 8 लिफ्ट नहरें हैं वो तो पूर्व की ओर दर्शाएंगे, और 9 जो शाखाएं हैं वो पश्चिम की ओर दर्शाएंगे, 9 शाखाएं पश्चिम की ओर दर्शाएंगे, लिफ्ट नहरें पूर्व की ओर दर्शाएंगे। राउतसर शाखा, सूरतगढ़ शाखा। राउतसर शाखा तो कहाँ है, हनुमानगढ़ जिले में। अब ये यहाँ पे सूरतगढ़ शाखा और अनूपगढ़ शाखा कहाँ है, श्री गंगानगर में। तो इन दोनों को ऐसे लगा करके एक ही नाम लिख दे, श्री गंगानगर। सूरतगढ़ भी गंगानगर में है, अनूपगढ़ शाखा भी गंगानगर में है। उसके बाद में ये देखिए पुंगल शाखा, चारणवाला शाखा, ये दोनों भी कहाँ हैं, बीकानेर में। 2 जगह लिखा हुआ है तो एक, इन दोनों में से एक काट देना और ऐसे लगा करके एक नाम लिख देंगे बीकानेर। तो पुंगल शाखा और चारणवाला शाखा दोनों ही बीकानेर में हैं। उसके बाद में दातोर शाखा और बिशलपुर शाखा, दातोर शाखा और बिशलपुर शाखा, तो 4 शाखाएं हो गई ना, पुंगल शाखा, चारणवाला शाखा, दातोर शाखा, बिशलपुर शाखा, ये चारों शाखाएं कहाँ हैं, बीकानेर में। तो चारों में से बस एक ही नाम डैश लगा करके बीकानेर लिख दीजिए, एक नाम ही, चारों शाखाएं बीकानेर में हैं तो एक बार लिख दीजिए। शहीद बीरबल शाखा, सागरमल गोपा शाखा, शहीद बीरबल शाखा और सागरमल गोपा शाखा ये जैसलमेर में है, तो एक नाम काट दीजिए, एक ही नाम रहने दीजिए जैसलमेर, ऐसे करके बस एक बार जैसलमेर हो गया। तो 2 शाखाएं जैसलमेर में हैं, 4 शाखाएं बीकानेर में हैं, और 2 शाखाएं आपके मतलब 2 शाखाएं आपके श्री गंगानगर में हैं, और 1 शाखा आपके हनुमानगढ़ में है। याद रखने में कोई दिक्कत ही नहीं है। और ऊपर से दक्षिण की ओर इनका ये क्रम है, बिल्कुल ऊपर से दक्षिण की ओर ये क्रम है इनका। राउतसर शाखा है, फिर सूरतगढ़ है, फिर अनूपगढ़ है, फिर पुंगल है, फिर चारणवाला है, फिर दातोर है, फिर बिशलपुर है, फिर शहीद बीरबल शाखा है, फिर सागरमल गोपा शाखा है ना। अब देखिए इंदिरा गांधी नहर के प्रमुख लाभ, इंदिरा गांधी नहर के प्रमुख लाभों की हम बात कर लें। इंदिरा गांधी नहर के प्रमुख लाभ, सिंचाई के रूप में प्रत्यक्ष लाभ है, सिंचाई की जा रही है तो ये प्रत्यक्ष लाभ हो गया। व्यापारिक फसलों की पैदावार में लाभदायक है। नहरी कमांड क्षेत्र, जितने क्षेत्र में नहर के द्वारा सिंचाई होती है उस पूरे क्षेत्र को हम कमांड क्षेत्र कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कमांड क्षेत्र कह रहे हैं। तो नहरी कमांड क्षेत्र में नए नगरों व व्यापारिक मंडियों की स्थापना हो रही है इस नहर के कारण, तो ये भी प्रत्यक्ष लाभ है। पशुपालन व मत्स्य पालन का विकास हो रहा है। वर्तमान समय में
ऊन व्यवसाय को अधिकतम लाभ प्राप्त हो रहा है। ये यहाँ पे कुछ नहीं है, ये ऊन लिखा हुआ है। ऊन जैसे भेड़ का ऊन होता है ना, तो वर्तमान समय में ऊन व्यवसाय को अधिकतम लाभ प्राप्त हो रहा है। 9.5 लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न का उत्पादन हो रहा है। अतिरिक्त खाद्यान्न का उत्पादन हो रहा है 9.5 लाख टन। मरुस्थल के प्रसार पर नियंत्रण, मरुस्थल का जो प्रसार हो रहा था, मरुस्थल फैल रहा था, उस पर नियंत्रण हो गया है। वन क्षेत्र व चारागाहों का विकास, वन क्षेत्र व चारागाहों का विकास हो रहा है। बंजर भूमि का विकास संभव हुआ है। अब देखिए निष्कर्ष की हम बात कर ले। निष्कर्ष के रूप में क्या निकल के क्या आ रहा है? IGNP का मतलब होता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। IGNP का मतलब क्या हुआ? इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर जिलों की 3 जिले हैं, गंगानगर है, बीकानेर है व जैसलमेर है। 3 जिलों की 12.74 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा रही है। हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा रही है। यह नहर परियोजना विश्व की सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी निर्माणाधीन बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसके द्वारा पश्चिमी राजस्थान के 8 जिलों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस नहर के द्वारा सूरतगढ़ व अनूपगढ़ 2 शाखाएं हैं। सूरतगढ़ व अनूपगढ़ जो दोनों ही शाखाएं कहाँ हैं? श्रीगंगानगर में हैं। शाखाओं से 3 लघु, यहाँ पे 3 के बाद में लघु शब्द और लिखना है आपको। 3 लघु विद्युत गृह बनाए गए हैं। 3 लघु विद्युत गृह बनाए गए हैं। यहाँ पे ये लघु शब्द लिखा हुआ है ना, 3 के बाद में लघु। 3 लघु विद्युत गृह बनाए गए हैं, जिनके द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। जिनके द्वारा शब्द और लिख देना, विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। विद्युत उत्पादन के साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन तथा खनिज उद्योग आदि का विकास संभव हो पाया है। अतः सारांश रूप में कहा जा सकता है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने थार मरुस्थल का कायाकल्प कर दिया है। यहाँ पे के को काट देना। थार मरुस्थल का कायाकल्प कर दिया है, मतलब थार के मरुस्थल को पूरी तरह से बदल दिया है इंदिरा गांधी नहर परियोजना के आने के पश्चात, या बदल गया है। इसको इस रूप में आप ध्यान कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये सतलज नदी है। ये डायग्राम दिया हुआ है जो हाथ से बनाया हुआ है, बोर्ड पर बनवा देते हैं ये, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये आपकी व्यास नदी आ रही है इधर से, ये व्यास नदी है, और ये आपकी सतलज नदी है। ये सतलज नदी इस प्रकार से आ रही है, ये ऊपर से व्यास नदी है। अब ये दोनों यहाँ पे मिल जाती हैं, तो यहाँ पे इस जगह बांध बना दिया गया, और उस बांध को क्या कह रहे हैं हम? हरिके बैराज कह रहे हैं, जो ये नाम लिखा हुआ है हरिके बैराज। तो यहाँ पे ये दोनों नदियाँ, ये सतलज नदी है, ये वाली तो ये सतलज नदी है, और ये व्यास नदी है जो ऊपर से आ रही है। तो ये दोनों ही नदियाँ सिंधु की सहायक नदियाँ हैं, तो ये दोनों आपस में यहाँ पे मिल जाती हैं, और जहाँ पे ये मिलती हैं उस जगह पे हरिके बैराज नामक बांध बना दिया गया है, और उस बांध से ही यह नहर निकाली गई है ना। ये नहर निकाली गई है, ये देखिए ये नहर निकाली गई है। अब ये राजस्थान फीडर के रूप में है। ये वाला इसका जो भाग है, ये राजस्थान फीडर के रूप में है। पूरी तरह से पक्का बना हुआ है, मजबूत बना हुआ है, जिससे किसी प्रकार की कोई नहर या वितरिकाएँ नहीं निकाली जा सकती हैं, जिसको हम राजस्थान फीडर कह रहे हैं। राजस्थान में इसकी 35 किलोमीटर लंबाई है। कितनी किलोमीटर लंबाई है? मात्र 35 किलोमीटर, जबकि 169 किलोमीटर इसकी पंजाब और हरियाणा में लंबाई है ना। और फिर ये हनुमानगढ़ की मसीता वाली हेड से इसका प्रारंभ होता है, मतलब प्रारंभ द्वितीय चरण का होता है। ध्यान करिए यहाँ पे हरिके बैराज से ये मसीता वाली हेड तक ही है। प्रथम चरण में हरिके बैराज से मसीता वाली हेड तक है। उसके बाद में मसीता वाली हेड से ये जो आपका जैसलमेर का जो आपका मोहनगढ़ है, वहाँ तक ये द्वितीय चरण जाता है। उसके बाद में ये देखिए ये पूरा जो है इंदिरा गांधी नहर है, जी लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है, और यहाँ पे आई लिखा हुआ है, IGNP, ये पी लिखा हुआ है,
और ये पूरी शाखाएं वगैरह हैं, ये हरियाणा है ना। ये श्रीगंगानगर, ये शाखाएं इधर देखिए, हमने बात की थी ना अभी कि इंदिरा गांधी नहर पर ये राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान के साथ में लगती है, ये वाली। और इधर देखिए सूरतगढ़ शाखा है। सबसे पहले ये ऊपर राउतसर शाखा है, राउतसर शाखा जो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। उसके बाद में फिर यहाँ पे राउतसर शाखा आपके हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है। उसके बाद में ये सूरतगढ़ है, फिर अनूपगढ़ है, फिर पुंगल है। सूरतगढ़ अनूपगढ़ जो दोनों शाखाएँ कहाँ पे हैं, श्रीगंगानगर में। उसके बाद में पुंगल शाखा, दातोर शाखा, बिशुलपुर शाखा, चारणवाला शाखा, ये 4 शाखाएँ जो हैं वो आपके बीकानेर ज़िले में स्थित हैं। उसके बाद में शहीद बीरबल और शहीद बीरबल के नीचे यहाँ पे सागरमल गोपा शाखा, ये दोनों शाखाएँ आपके जैसलमेर में स्थित हैं। और ये आपका जैसलमेर का मोहनगढ़ स्थान आ गया, जिसको हम क्या कह रहे हैं, 0 पॉइंट कह रहे हैं, जो द्वितीय चरण का समाप्ति बिंदु है, ठीक है ना। उसके बाद में इधर देखिए, उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये लिफ्ट नहरें हैं, ये लिफ्ट नहरें हैं। कंवर सैन लिफ्ट नहर है, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर है, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर है, जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर है, ये जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर है, गुरु जाम्बेश्वर लिफ्ट नहर है। और ये लास्ट प्रस्तावित जो बिंदु है, जब ये पूरी तरह से बन जाएगी, वो है आपके बाड़मेर में गडरा रोड तक ये बनेगी कंप्लीट। यहाँ तक ये प्रस्तावित है, बाड़मेर में गडरा रोड तक। तो ये इसकी 9 शाखाएँ हैं और 8 लिफ्ट नहरें हैं, है ना। तो ये पूरा डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम को हम जो किताब का जो ऑथेंटिक डायग्राम है उसको भी लेकर के हम आपको बता देंगे। साथ में ही हम कल वाला जो वीडियो होगा उसमें हम इसका डायग्राम जो है, किताब का डायग्राम है, उसको भी हम आपको डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। साथ में ही जो लिफ्ट नहरें हैं, लिफ्ट नहरों के पुराने नाम और नए नाम जो हैं वो एक सूत्र के माध्यम से, जिसमें 2 लाइनें लिखवाएंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइनें हैं। जो उन 2 लाइनों को याद करते इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जो लिफ्ट नहरें हैं उनके पुराने नाम और साथ में ही नए नाम कौन से हैं, तो ऊपर वाली लाइन से पुराने नाम निकलेंगे और नीचे वाली लाइन से नए नाम निकलेंगे। तो इस प्रकार से एक फॉर्मूला जो है वो आपको बता देंगे, ताकि 2 लाइन याद करते ही आपके नहर के पुराने नाम और नए नाम दोनों ही आपको याद हो जाएंगे। तो ये मोटा मोटा डायग्राम है जिसमें आपको ओवरऑल कहाँ से कहाँ तक ये जाती है। प्रस्तावित बिंदु आपका गडरा रोड है और ये वर्तमान में मोहनगढ़ जैसलमेर तक बनी हुई है, जिसको 0 पॉइंट कह रहे हैं। इसमें 9 शाखाएँ हैं, 8 लिफ्ट नहरें हैं, क्योंकि थार का मरुस्थल जो है उसका मतलब ढलान जो है पश्चिम की ओर है, तो पश्चिम से पूर्वी अपेक्षाकृत जो उच्च भाग हैं उनकी ओर पानी चढ़ाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए लिफ्ट नहरों को काम में लिया गया है। जो लिफ्ट नहरें हैं वो लगभग 8 हैं, ठीक है ना। लिफ्ट नहरें 8 हैं, तो जिनके पुराने नाम और परिवर्तित नाम भी हम आपको याद करवा देंगे। तो इस प्रकार से ये डायग्राम भी आपको बनाना है, तो इसको आप रटिए, समझिए, कुछ भी करिए, लेकिन ये प्रश्न 2021 में 4 नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में आपको मिल सकता है, तो आप इसको नज़रअंदाज न करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, वीडियो पहले ही काफ़ी बड़ा बन गया है, तो आगे की बात हम कल करेंगे।